नमस्कार साथियों, स्टैटिट्यूड यूपी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं यूपी जीके में, जो कि आपकी यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो, एजीटीएस जितनी भी वैकेंसी आएंगी यूपी ट्रिपल से उन सब के लिए ये काम करेगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और प्राचीन भारत में पहले हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, और मगध को पढ़ने के बाद आपको पता है कि मगध के बाद हम जाएंगे मौर्य में। ठीक है, मौर्य को पढ़ने के बाद, मौर्य काल को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश, सीरियल से ही पढ़ेंगे जो सीरियल है। और इसके बाद हम शक साम्राज्य को पढ़ेंगे, शक के बाद कुषाण पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे हर्षवर्धन आज पढ़ सकें। लेकिन अगर वीडियो लंबा होता है आधे घंटे से ज़्यादा तो मैं ये कल कवर करूँगा। 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अभी एग्ज़ाम है नहीं और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो डर समझ कर लोग पढ़ते हैं। अभी तो खाली बैठे होंगे तो पढ़ेंगे नहीं, और आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो होता क्या है, बॉस टाइम सही से नहीं मिलता, तो वीडियो सही से वायरल नहीं होती है, लोगों के पास नहीं पहुँचती है, तो मेरा नुकसान होगा। इसलिए मैं 17 या 20 मिनट की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। तो सबसे पहले हम मगध साम्राज्य से शुरू करते हैं साथियों। और मगध साम्राज्य को पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपने पिछले वीडियो में महाजनपद जो यूपी के आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अब उन महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद जो था वो मगध साम्राज्य था। हमने यूपी के संदर्भ में बात करी थी, तो यूपी का सबसे बड़ा कौन सा था? पांचाल महाजनपद था, जिसमें आपका कानपुर, फर्रुखाबाद, बरेली, कासगंज, बदायूं, ये वाला क्षेत्र जो लग रहा था। अब यहाँ का जो सबसे बड़ा था वो मगध था। मतलब अगर पूरे भारत का देखें, और महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध वंशी था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके वास्तविक संस्थापक का नाम बिंबिसार था। अगर आपसे पूछता है कि मगध वंश का जो मगध साम्राज्य था उसमें स्थापना किसने करी थी, तो बिंबिसार ने करी थी। और बिंबिसार जो था वो दोस्तों हर्षक वंश का था। ठीक है, याद रखना, हर्षक वंश। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बिंबिसार को लेकर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हैं। देखो अभी कुछ हाल ही के दिनों में अगर हम प्राचीन इतिहास में देखें तो ज़्यादा नहीं पूछ रहा है वो, अगर पूछ भी रहा है तो हर्षवर्धन और गुप्ता एम्पायर और मौर्य काल से ही पूछ रहा है। लेकिन हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 544 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब मैंने आपको बताया था, ईसा पूर्व हम करते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह का जन्म है उससे पहले का। ठीक है, तो 2000 अभी 25 चल रहा है, और उससे पहले आप 544 मान के चलो। और बिंबिसार ने गद्दी संभाली। ठीक है, यहाँ पे, और जो ये थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। और बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य की शासक चेलेना से विवाह किया। क्यों विवाह किया? देखो पहले के ज़माने में तो अधिकतर लोग विवाह इसलिए करते थे, जितने राजा महाराजाएं थे, ताकि जो साम्राज्य है उसकी शक्ति को बनाए रखें। क्योंकि मान लो अगर इस सिनेरियो में अगर 2 राज्य हैं, ठीक है, मान लो एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, और ये जगह इनको कब्जानी है, या फिर अपने इस राज्य को संतुलन में रखना है, तो कोशिश ये करते थे कि राजनीतिक संबंध बन पाए, और या तो फिर इधर से कोई विवाह हो जाए, इधर से हो जाए, तो विवाह हो गया तो ये बंधन अटूट हो गया है ना, कहते हैं ना बंधन अटूट होना। तो इस वजह से इन्होंने जो वहाँ की शासिका थी, मतलब शासक जो थे, उनके चेलेना से विवाह कर राज्य को सुरक्षित किया। और 492 ईस्वी में दोस्तों इनका पुत्र जो थे वो अजात शत्रु बने, जिनके बारे में आप जानती हो। उन्होंने ही भारत में मगध का विस्तार किया। तो स्थापना तो आपसे पूछी कि बिंबिसार ने की थी, लेकिन जो उत्तर भारत में मगध का विस्तार था वो अजात शत्रु ने किया। हर्षक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक था, जिसके उसके मंत्री शिशुनाग ने शायद हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद ही वह हटाकर शिशुनाग वंश का उन्होंने स्थापना करी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में इतना ही था। अगर हम अब मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं इसके आगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट, और उनको देखने ज़रूरी हैं। देखो मौर्य साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले नाम याद आता होगा किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना करी, और जो वास्तविक संस्थापक आप कह सकते हो वो मैं भी आपको बताऊंगा कौन है। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसी और को कहा जाता है, वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो डिफरेंस रखना कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक और संस्थापक, तो उसमें अंतर समझा करो। अगर हम जानते हैं तो किसकी मदद से करी थी? आचार्य चाणक्य की मदद से करी थी। वैसे तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो वंश था वो वंश कौन सा था आपको पता है? मौर्यकालीन वंश, मतलब किसने स्थापना करी थी और किसको ख़त्म करके? तो आपको पता होगा कि नंद वंश जो था, है ना, उसका रूल था यहाँ पर। तो नंद वंश को इन्होंने ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो एक्चुअली जो नंद वंश था वो किसका पार्ट था पता है आपको? वो इसी का ही पार्ट था जो मैंने अभी बताया ना, मगध साम्राज्य का ही। तो मगध साम्राज्य पे ही तो इन्होंने आक्रमण किया था और उसी पे तो अधिकार बनाया था। तो मौर्य साम्राज्य भी बेसिकली मगध साम्राज्य का ही विस्तार है। और तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके शासक बनते हैं पहले। और अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बताएं तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था, मैं एक बार बता देता हूँ, वो उसका संबंध यूपी से ही है। वैसे तो अधिकतर जो इसका पार्ट था वो बिहार में ही शासन था, है ना, पाटलिपुत्र राजधानी थी, लेकिन जो इनका जन्म है वो यूपी से ही संबंधित है।
तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वो जन्म का नाम है, जन्म हुआ था पिपलिविन में, ठीक है। ध्यान से नाम देखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। अगर वर्तमान बात करूं तो ये जो जगह आज के समय में पड़ती है वो है बस्ती। बस्ती ज़िला जो है ना, वहाँ पे ही ये जगह है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म यहीं का ही माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे मुझे पता है अगर क्वेश्चन आसान बनाना है तो वो ये पूछ लेंगे, बस्ती ऑप्शन में दे देंगे। अगर क्वेश्चन कठिन बनाना है तो पिपलिविन का नाम देंगे और आपने इसका नाम सुना ही नहीं होगा। बहुत सी बुकों में ये लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, फिर आप कहते हो कि आउट ऑफ पेपर आ गया, आउट ऑफ एग्जाम आ गया। नहीं, आउट ऑफ कुछ नहीं आता है, वो बात है कि उस बुक ने कवर नहीं किया है। आप जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी बुकें पढ़ते हो। आगे हम बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका वंश क्या था। तो इनका वंश लोग मौर्य वंश तो कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका जो वंश था वो क्षत्रिय वंश था, ठीक है। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा। उनका मानना यही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो मौर्य हैं, नहीं, ये क्षत्रिय ही वंश था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और मौर्य साम्राज्य में अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हमें एक शासक देखने को मिलते हैं जिनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है इतिहास में, लेकिन वास्तविक शासक जिसे आप कह सकते हो इस पूरे साम्राज्य का, उनका नाम था बिंदुसार, ठीक है। इनके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना होगा और एक्चुअली लोगों को इसके बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि अशोक और चंद्रगुप्त के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। अशोक को तो इसलिए जानते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, कलिंग का युद्ध हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए याद कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। लेकिन एक चीज़ को बनाना आसान होता है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो बनाना भी मुश्किल ही होता है, लेकिन उससे बड़ा काम है उसको बनाए रखना। आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तब मौर्य साम्राज्य जो था वो मगध का पार्ट तक था, लेकिन इसको पूरे भारत में फैलाया। यानी कि आपने पता है अखंड भारत की आप बात सुनते होंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि अखंड भारत की जो अवधारणा है, अखंड भारत में क्या था, अफगानिस्तान आपका साउथ तक पूरा ये म्यांमार सब कुछ भारत के अंडर में उस समय आता था, है ना। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पूरा एरिया। तो उस समय का जो गोल्डन पीरियड था ना, वो यही था, मौर्यकालीन वाला। और उसको बनाने में जो पूरा श्रेय जाता है वो बिंदुसार को जाता है। बिंदुसार इतने बड़े शासक थे, आप ये मान लो कि इन पर इतनी कोशिश हुई आक्रमण करने की, लेकिन इन्होंने पूरे तरीके से संभाला और जो बाहर के शासक आ रहे थे उनको भगाया भी। मतलब आप ये समझो कि अगर इस समय इतना बड़ा शासक नहीं होता, या इस समय इतना, अब वो कैसा था नहीं था वो अलग मुद्दा है, लेकिन अगर इस समय भारत इतना मजबूत नहीं होता तो भारत पे शायद पहले ही बहुत बड़ा आक्रमण हो गया। आज भारत इतने दिनों बाद जरूर गुलामी से आज़ाद मिला, लेकिन उस समय ही गुलाम बन गया होता, क्योंकि उस समय ऐसे शासक थे जो भारत को संभाल रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं बिंदुसार के बारे में बात करूं तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और बिंदुसार के बारे में क्योंकि इतिहास में ज़्यादा लिखा ही नहीं है और उनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछता ही नहीं है। अगर हम इसमें मेन जो बात करें वो है अशोक, ठीक है। अशोक के बारे में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अशोक ने ही जो सारनाथ का निर्माण कराया था, जो कि बाद में जाके भारत का राजकीय चिन्ह बना, जिसे आज़ाद भारत ने स्वीकार किया इसे। वो कैसे किया, क्या क्या उसमें है, वो लोक प्रशासन का मुद्दा है। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तब मैं सारनाथ के बारे में पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में हम इतना ही रखते हैं, इसमें ज़्यादा हम नहीं घुसते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो अशोक ने सारनाथ स्तंभ है वो उसके प्रमाण हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सारनाथ के आपको जो प्रमाण मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ, प्रयागराज, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद मेरठ, कौशाम्बी और संकीशा। संकीशा के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बताइए किस जैन धर्म बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट है वो संकीशा। और इसके बाद कालसी, बस्ती, ये जो ज़िले हैं यहाँ से। और हाँ, कालीन भैया का मिर्ज़ापुर तो हम भूल ही गए, मिर्ज़ापुर। ये कुछ ज़िले हैं जिनसे हमें सारनाथ स्तंभ मिले हैं, ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप रखना। अच्छा, इनके एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी सारनाथ के स्तंभ हैं और जो इसके बारे में हमें प्रमाण मिलते हैं, तो आपने एक जिक्र सुना होगा चीनी यात्री का, ठीक है। हर्षवर्धन के समय भी एक चीनी यात्री आए थे, आपको पता है। तो उनका नाम आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन इस समय मैं फ़हान की बात कर रहा हूँ। तो ये फ़हान ने इनके जो शिलालेख हैं इसके बारे में इन्होंने बताया है। और धमेक स्तूप भी, सारनाथ का धमेक स्तूप आप याद रखना, इसके बारे में जिक्र मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और यहाँ सारी चीज़ें आपको नोट्स जो हैं मैं आपको PDF कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक। तो वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना या फिर पढ़ लेना। तो इतना तो सब हो गया है। बाकी चाहो तो डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बहुत है, हमको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, पूरी किताब नहीं छापनी है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है और कुछ पूछ लेता है। और जहाँ तक याद है कि मुझे इससे हार तो नहीं आएगा। और एक चीज़ याद रखना, अशोक कालीन जो पाषाण कलाकृतियाँ हैं, ठीक है, जो अभिलेख हैं,
उनका निर्माण जो था वो बलुआ पत्थर से किया गया था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, आपको जितनी भी कलाकृतियाँ दिखती हैं अशोककालीन या बेसिकली मौर्य साम्राज्य की, तो उसमें आपको जो भी कलाकृतियाँ हैं, ठीक है, वो किससे हैं? बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। आप आर्ट एंड कल्चर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो इस प्रकार की जो कलाकृतियाँ हैं वो किससे बनी हुई थी। तो इतना पार्ट हो गया। ठीक है, अभी तो कुछ इसमें रह नहीं गया है और बाकी कुछ रह रहा है तो आप बताना। तो मौर्य साम्राज्य यहाँ पर ख़त्म होता है, इसमें कुछ है नहीं। और जब हम सारनाथ का जब पढ़ेंगे, जब हम लोक प्रशासन और जब पॉलिटी हम पढ़ रहे होंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला देखते हैं चैप्टर। तो अब हमारा जो अगला होने वाला है, थर्ड वाला, ये हमारा होगा शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश के बारे में अभी तक इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आएंगे नहीं। तो इसको पढ़ लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो स्थापना किसने करी थी? स्थापना करी थी पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। और आपको पता है कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा एक अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ आपको पता है क्या होता था? इन्होंने ही 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और अश्वमेध में बेसिकली क्या होता था कि जो राजा होता था तो उसे अपना साम्राज्य बढ़ाना होता था। ठीक है, लेकिन अगर उसे कैसे पता चले कि कोई उसे चैलेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? मान लो ये साम्राज्य उसको बढ़ाना है, क्या पता महासाम्राज्य में उसका कोई चैलेंज करने वाला बात ही ना हो। या बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे राजा ये कहना चाह रहा है कि मैं शक्तिशाली हूँ, अगर तुमको मुझे हराना तो आओ लड़ो, वरना तुम मेरी मतलब स्वीकार कर लो अधीनता, मतलब आप ये कह सकते हो। तो वो अश्वमेध होते थे और अश्वमेध यज्ञ जो थे वो पुष्यमित्र शुंग ने कराए थे। और इनके जो नेतृत्व थे, नेतृत्व बता देता हूँ, पतंजलि जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो अगर हम बात करें इस वंश की तो ज़्यादा तो कुछ हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं कि इनका शासन कहाँ तक था। ठीक है, जितना भी प्रमाण है वो लिखे हुए तो हैं, लेकिन जो भी इनके यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए, इस जो भी शासनकाल रहा उत्तर प्रदेश में, कई सारे इसके प्रमाण मिले। और वैसे निष्कर्ष निकाला जाए तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन शुंग वंश काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, आप देख लेना अगर इसमें कुछ मिलता है तो। आगे हम बढ़ें और इसके बाद हमारा जो अगला है वो है शक एवं पार्थेनियन वंश, जिसे हम कहते हैं। शक वंश के बारे में अगर मैं बताऊं तो लगभग 60 ईसा पूर्व की बात हो गई है। और 60 आप समझ रहे हो, हमने 500 से शुरू किया था, मतलब 500 ईसा पूर्व से, 544 से, और अभी हम इतिहास में 60 ईसा पूर्व के करीब आ गए हैं। उल्टा चलता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब सीधा नहीं चलता है। अगर हम पहले की बात करें 2000 सन से पहले की, यानी कि ईसा पूर्व की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम शक वंश की बात करते हैं तो इनका जो बेसिकली पूरा क्षेत्र था, जिसमें मेन क्षेत्र था, तो वो मथुरा का आप मान सकते हो, मथुरा वाले क्षेत्र में इनका मुख्य केंद्र था शक वंश का। तीसरे वंश की बात करते हैं। देखो इसमें बहुत कुछ है, आप किताब उठाओगे तो मिल जाएगा, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता के चल रहा हूँ, क्योंकि इनमें से अब ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश में 2-3 चीज़ें हैं जो आपके पढ़ने वाली हैं, इनको आइए हम देख लेते हैं। कुषाण वंश का हम स्थापना की बात करें या संस्थापक या फिर जो शुरुआती जो राजा थे इनके, उनका नाम था अक्सिस। ठीक है, और अगर मैं इस वंश की बात करूं तो इसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कहाँ पर था? इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो जैसे आप गांधार बोल सकते हो, कश्मीर बोल सकते हो, ठीक है, और जितना भी सिंधु वाला क्षेत्र था कश्मीर वाला, और ये जो पूरा वाला क्षेत्र, वो इनके अंदर आता था। बाकी तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन एक याद रखना, इनके उत्तराधिकारी हुए कनिष्क, जिनकी हम बात करते हैं। और कनिष्क के लिए बात इसलिए होती है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो शक संवत का प्रचलन किया गया भारत सरकार ने, वो राष्ट्रीय कैलेंडर जिससे माना वो कनिष्क ने ही किया था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकारी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जब नोट्स पढ़ो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होके ये रहे। तो भारत सरकार ने शक संवत का प्रचलन यहीं से लिया। ठीक है, तो जो कनिष्क थे वहीं से ही शक संबंध का लिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो शक संबंध का जो कैलेंडर है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसकी जो राजधानी थी इस वंश की, वो आप एक बार देख लीजिए। वो राजधानी थी पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है हिस्सा। तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया कुषाण वंश में भी। और हमारा जो अगला वंश है वो है गुप्ता एम्पायर, यानी कि गुप्त वंश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमें काफ़ी सारे
प्रमाण हैं जो मिलते हैं। और अब जो भी आपके लिए चैप्टर आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो हर्षवर्धन हो। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गुप्ता वंश में हमें क्या जानने को मिलता है। ठीक है, अगर हम गुप्त वंश की बात करते हैं तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से काफ़ी सारी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, यहाँ से गुप्ता वंश से। और उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से अभिलेख हैं जो हमें गुप्त काल से मिलते हैं, इस एम्पायर से मिलते हैं। आपने नाम सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति का, है ना। अभी यूपी ट्रिपल एससी ने किसी का एक एग्ज़ाम कराया था, शायद जूनियर असिस्टेंट है किसका, तो उसमें प्रयाग प्रशस्ति का जिक्र था और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति को शुरू करता हूँ। और प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम स्थिति देखें तो इसकी स्थिति कहाँ पर है इस समय, तो आपको पता है इस प्रयाग नाम आ रहा है तो प्रयाग ही आएगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में प्रयागराज में है। और प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन क्या है ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रयाग प्रशस्ति में हमें जानने को क्या मिलता है। तो इसमें हमें जो समुद्रगुप्त हुए गुप्ता एम्पायर के, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो बेसिकली जो समुद्रगुप्त के जितने भी विजय थी और जो भी जानकारी है वो इसमें मेंशन है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं कि इसको जो अभी प्रयाग में है, ये प्रयाग में नहीं थी, इसका निर्माण जो था वो कौशाम्बी में किया गया था। लेकिन आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी में कि कौशाम्बी से इसको कौन प्रयागराज लेके आया था, यानी कि इलाहाबाद लेके आया था। तो कौशाम्बी से प्रयागराज जो लेके आया था वो था अकबर। ठीक है, अकबर ने इसको लेकर आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और अगर पूछा जाता है फिर से तो आपको याद रहे। ठीक है, इसमें बाकी आपको बताऊं तो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके अलावा गुप्ता काल में सारनाथ में काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड मंदिर मिले, है ना, और कलाकृतियाँ हमें बहुत ज़्यादा मिली हैं। बौद्ध प्रतिमाएं हमें सारनाथ से मिली, तो ये याद रखना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानपुर के भीतरगांव, ठीक है, भीतरगांव और गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ से ईंट के मंदिर मिले। ठीक है, ये भी आप याद रखना, कहाँ कहाँ से, कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ से ईंट के मंदिर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ईंट का निर्माण उस समय नहीं होता था, आपको पता है कि पहले बलुआ पत्थर का यूज़ होता था, लेकिन बाद में इसी समय गुप्ता एम्पायर के समय ही ईंट का निर्माण होने लगा और उसके बाद ही अब तो ईंट का ही चलन है। तो ईंट का जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, झांसी का देवगढ़ मंदिर है, ये वाला इंपॉर्टेंट बात रखना। ठीक है, इसके अलावा एक और मंदिर है, मैं आपको बता देता हूँ, जो इसी से रिलेटेड है और उस मंदिर का नाम है दशा अवतार मंदिर। आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा, है ना। ये भी गुप्ता एम्पायर से ही मिला है और अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी स्थिति कहाँ है एक बार नोट कर लीजिए। स्थिति जो है वो देवगढ़ में है। ठीक है, और जो ललितपुर में पड़ता है, याद रखना ललितपुर। और इसके अलावा मैं इसका काल की बात करूं तो काल गुप्ता काल है, आपको पता है, ये इम्पॉर्टेंट है, गुप्त काल की ही बात कर रहे हैं हम। और विशेष क्या है यहाँ इसमें, विशेष कि इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मंदिर तो बहुत हुए होंगे ना, तो हम इसी की ही जिक्र क्यों कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि सफ़ेद पत्थर से और संगमरमर से निर्मित पहला मंदिर है ये। इससे पहले किसी भी मंदिर का निर्माण सफ़ेद पत्थर और संगमरमर से नहीं हुआ था। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। इस मंदिर में 10 अवतार की बात की गई है, तो भगवान विष्णु के 10 अवतार जो हैं उसकी जिक्र होता है इसमें। ठीक है, तो 10 अवतार कौन कौन से हैं आपको पता है क्या? पता होगा भाई, नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, वैसे तो पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें इस साइड आप देखोगे तो हमें 52 अवतार मिलेंगे देखने को। ठीक है, फिर ब्रह सिंह और 12 अवतार जो विष्णु का था। ठीक है, इसके अलावा कूर्म अवतार और मत्स्य ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे भगवान परशुराम, इसके अलावा राम भगवान, कृष्ण भगवान,
बुद्ध भगवान, और हमें यहाँ पे कल की, जो कि अभी कलयुग का अवतार होगा, उनके हमें साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दशावतार मंदिर में आपको ये देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि गुप्ता एम्पायर के हर्षवर्धन जो है वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है और मुझे उसको बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपको नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दिया है, वहाँ से ले लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।